राजपूत बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं धर्मनगरी हरिद्वार की खबरों के साथ। धर्मनगरी हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन चल रहा है। बता दें, आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल से महाकुंभ शुरू हो गया है। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जारी एसओपी भी लागू हो चुकी है, जिससे के तहत ही उत्तराखंड के बॉर्डर पर श्रद्धालुओं के साथ जिस तरीके से पूछताछ की जा रही है, उसे देखते हुए धर्मनगरी हरिद्वार में श्रद्धालुओं की कमी है। धर्मनगरी हरिद्वार में व्यापारियों में महाकुंभ के आयोजन को लेकर एक आस थी कि श्रद्धालुओं के आने पर उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हो पाता, लेकिन व्यापारी नेता संजय त्रिवाल का कहना है कि एक तरफ सरकार और प्रशासन कह रहे हैं कि हमने महाकुंभ की सारी तैयारियां पूरी कर ली है, हमारे अस्पताल और हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं काफी बेहतर है और हम महाकुंभ के आयोजनों के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन श्रद्धालुओं को धर्मनगरी हरिद्वार में आने नहीं दे रहा है। एक तरफ तो हमारी सरकार कह रही है, हमारा प्रशासन शासन कह रहा है कुंभ की हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, कोविड के हॉस्पिटल बन गए, सब तैयारी हमारी हो चुकी है। अरे तैयारी हो चुकी है तो श्रद्धालुओं को आने क्यों नहीं दे रहे भाई? तुम्हारे पास तैयारी है, हॉस्पिटल है, सब कुछ तुम कह रहे हो हमारे पे तैयारी है, मतलब मैं तो समझता हूँ कि तैयारी नहीं है। श्रद्धालु के साथ ऐसा भय का माहौल हरिद्वार के अंदर बना दिया है और रोड खाली पड़ी है, बाजार सुने पड़े हैं, व्यापारी बिल्कुल चौपट है, व्यापार बिल्कुल सबने अपना प्लान कर रखा होता है, हम कुंभ में जाएंगे, अपना पुण्य का लाभ उठाएंगे, गंगा जी में डुबकी लगाएंगे। अरे जब श्रद्धालु नहीं आ रहा तो फिर ये कैसा कुंभ हो रहा है? ये तो इतिहास लिखा जा रहा है इस कुंभ का हरिद्वार के अंदर। उत्तराखंड गवर्नमेंट जो भी ये कर रही है, पूरे भारत में इसका बहुत बुरा असर होगा। जो मेहमान घर आ रहे हैं उनको घर के दरवाजे से भगा रहे हैं, ये मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। आप बॉर्डर पे चेकिंग अभियान तेजी से करिए, जो कोरोना के पेशेंट हों उनको केवल वापस भेजिए या उनको कहीं भर्ती करवाइए। पर अगर तीर्थ यात्रियों को आप बॉर्डर से हटा रहे हैं, बसें भगा रहे हैं, गाड़ियां आने नहीं दे रहे हैं, तो इसका परिणाम आपके लिए आगे चल के बहुत बुरा होने वाला है। अब मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट, जो हमारे अभी नए मुख्यमंत्री आए हैं, उनसे मैं मांग करता हूं, हम लोगों को उनसे उम्मीद बहुत थी, पर हमारी उम्मीद में उन्होंने पानी फेर दिया है। तो आपको बता दें, हरिद्वार में श्रद्धालु की कमी देखने को मिल रही है और हालांकि इन सब के बीच व्यवसायियों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन और हरिद्वार प्रशासन लगातार कह रहा है कि हमारी व्यवस्थाएं पूरी है, अस्पताल में पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी भी हरिद्वार में कम से कम श्रद्धालु अब पहुंच रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली खबर की और। अगली खबर बड़ी खबर है, जहां यूपी से बताते चले कि यूपी में कोरोना के पिछले सभी रिकॉर्ड टूट चुके हैं। 24 घंटे में यूपी में 15,353 नए केस मिले हैं। यूपी में कोरोना से 67 मरीजों की मौत भी हो गई है। लगभग 4,444 नए केस सामने आए हैं यूपी में 24 घंटे में। अगर सिर्फ लखनऊ की ही बात करी जाए तो लखनऊ में 31 मरीजों की मौत हो गई है। प्रयागराज में 1565, वाराणसी में 1740, कानपुर में 881, गोरखपुर में 390, प्रयागराज में 9, कानपुर में 8 मरीजों की मौत हुई है। संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें, यूपी में एक बार फिर से कोरोना का विस्फोट हुआ। संक्रमण के सर्वाधिक मामले यूपी से अब सामने आ रहे हैं। सभी रिकॉर्ड यूपी में 24 घंटे का टूट चुका है। आपको बता दें, 24 घंटे में यूपी के अंदर 15,353 नए केस मिले हैं। यूपी में कोरोना से 67 मरीजों की जान भी जा चुकी है। एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने वीसी के माध्यम से विभिन्न जिलों में कोविड-19 संक्रमण की स्थिति और बचाव के उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई को पूरी तरीके से मजबूती से हमें लड़ना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले साल कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने में सफलता मिली थी, ठीक उसी तरह से इस बार भी कोविड-19 के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ने हुए हम सफल होंगे। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के जिन जिलों में कोविड-19 के एक्टिव केसों की संख्या 500 से अधिक है या प्रतिदिन 100 से अधिक केस सामने आ रहे हैं, उन सभी जिलों में कोरोना कर्फ्यू लागू किया जाएगा।
साथ ही ये भी कहा है कि आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या बढ़ाएं और लैब्स की क्षमता में विस्तार भी किया जाए। कुल टेस्टिंग में लगभग 70% टेस्ट आरटीपीसीआर से संपन्न किए जाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि संक्रमित रोगी के 30 से 35 कॉन्टैक्ट्स को ट्रैक करते हुए 24 घंटे के अंदर 100% टेस्टिंग कराई जाएगी और हम होम आइसोलेशन में रह रहे संक्रमित मरीजों के साथ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा निरंतर संवाद बनाकर भी बात करेंगे। तो वहीं नोएडा के सेक्टर 57 के कोविड-19 कॉल सेंटर का वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान कोविड-19 कॉल सेंटर कर्मियों से वित्त मंत्री ने बातचीत की। साथ ही कैबिनेट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जिलों में कोविड सेंटर के सुरक्षा और स्वास्थ्य का जायजा भी लिया। इस दौरान जिले में वैक्सीन खत्म होने की बात पर वित्त मंत्री ने कहा कि वैक्सीन सभी जगह जल्द ही पहुंचा दी जाएगी। आगे सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रहें, इसी उद्देश्य से आज मेरा दौरा है। कल मैं मेरठ सहारनपुर गया था, गाजियाबाद भी गया और आज सुबह से जिम्स गया था और उसके बाद यहाँ आया। सर किन मुद्दों पर बात की गई यहाँ पर कोविड को लेकर? खासतौर से हमने जिलाधिकारी को बोला है कि फॉगिंग भी हो, स्वच्छता का विशेष रूप से अभियान चलाया जाए और सैनिटाइजेशन भी। केसेस को कम करने के लिए अवेयरनेस ज़रूरी है। आगे सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त। तो इसी बीच इस बुलेटिन में एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, वकीलों और पैरोकारों मुंशी की कोर्ट में एंट्री बंद। 19 अप्रैल से अग्रिम आदेश तक वर्चुअल सुनवाई के लिए 25 तक कोर्ट कार्यरत रहेगी। और साथ ही केस फाइल को लेकर कोर्ट का आदेश सामने आया है, जहां इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल तरीके से कर सकेंगे फाइल। बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया, जहां वकीलों और पैरोकारों मुंशी की कोर्ट में एंट्री बंद कर दी गई है। 12 अप्रैल से अग्रिम आदेश तक वर्चुअल तरीके से ये सुनवाई होनी है। वर्चुअल सुनवाई के लिए 25 तारीख तक के लिए कोर्ट कार्यरत कोर्ट पहले की तरह काम करती रहेगी। केस फाइल को लेकर भी हाईकोर्ट का आदेश सामने आया है, जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल तरीके से फाइल जमा कर सकते हैं लोग। तो वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लोगों में खौफ है। इतना ही नहीं, रोजी रोटी के लिए महानगरों में आकर काम करने वाले लोगों के बीच अब लॉकडाउन का भी डर सताने लगा है। मायानगरी मुंबई में काम करने वाले दूसरे राज्यों के लोग लॉकडाउन के भय से एक बार फिर अपने अपने गांवों की तरफ पलायन करने लगे हैं। पलायन की वजह से एक और जहां ट्रेनों में जरूरत से कहीं ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर संक्रमण फैलने का भी खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। वाराणसी सहित पूर्वांचल के अन्य रेलवे स्टेशनों पर भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। आपको बता दें, इस दरमियान मुंबई से वाराणसी आ रहे लोगों का कहना है कि कोरोना की वजह से काम बंद हो गया है, जिसकी वजह से घर वापस आने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर लखनऊ से, जहां लखनऊ की डीएम अभिषेक प्रकाश ने अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने डॉक्टरों से बातचीत में कहा है कि लोग सड़कों पर मर रहे हैं। जिस दौरान डीएम अभिषेक प्रकाश ये बात कर रहे थे, उसी समय किसी ने उनकी इस बात का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब डॉक्टरों से डीएम का बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अगली खबर की ओर अब रुक करते हैं। अगली खबर आपको बता दें, यूपी के बाराबंकी से आ रही है, जहां बाराबंकी में कोरोना संक्रमण का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसके बावजूद लोग नियमों का पालन करते हुए नहीं दिख रहे हैं। 24 घंटे में 71 मरीज मिल चुके हैं। जिले में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 714 तक पहुंच गई है। अगली खबर अलीगढ़ से। अलीगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर से जो है यहाँ पे 24 घंटे में 62 जो है संक्रमित कोरोना पेशेंट पाए गए हैं। इसके बावजूद भी यहाँ पे लोग भाई नजर आ रहे हैं और यहाँ पे लोक मंच की टीम ने लोगों से बातचीत की। लोग, मैडम कोरोना चल रहा है, आपने मास्क नहीं लगाया है। सॉरी, क्यों नहीं लगाया? चल रहा है तो आप इस तरीके की लापरवाही कर रहे हैं, मास्क नहीं लगाए हैं। हाँ, सही बात, मास्क नहीं लगाए हैं।
कोर्ट जा रहे हैं अभी। हाँ, लगाना चाहिए, बिल्कुल सबको लगाना चाहिए। कोरोना चल रहा है मास्क है तो लगाए क्यों नहीं हो? लो लगा लिए कानून भी पढ़ रहे हो? बस आप मास्क क्यों नहीं लगाए? ये रहा मास्क मेरा। अच्छा, खरीद करके लगा लिए? नहीं था मेरे पास, वो खराब हो गया था ना। कितना आखिर क्यों घूम रहे हैं? मास्क जो है कुछ पैसा ले रहे थे, इसलिए जो है थोड़ा निकलना पड़ा। कोरोना चल रहा है, उसके बावजूद आप मास्क नहीं लगाए हैं? जी लगा रहे हैं। मास्क नहीं लगाए हैं? इधर चल रहा है, मास्क नहीं लगाए, आखिर वजह क्या है? मुझे क्या बता रहे कोरोना की मुझे क्या बताते हैं, बताइए। कोरोना है कि नहीं, लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए, ऐसा नहीं है, लगाना चाहिए। करो हम लाए नहीं, धो कर टांग दिए, भूल गए। लापरवाही ना बरतिए। हाँ, लापरवाही है। ऐसा भी देखा कि लोग बिना मास्क के जो है, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे बस अड्डा हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, सभी में भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन भी जिम्मेदार है। जबकि कोरोना की पहली लहर थी तो उसमें प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट था। लोग घर से निकलते थे, मास्क लगा कर चलते थे, सैनिटाइज का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं नजर आ रहा है, जिससे जो है लोग यहाँ पे संक्रमित होने की संख्या दिन पे दिन बढ़ रही है। और लोगों से लोकमंच न्यूज़ की टीम की अपील यही है कि लोग अपने घर से बाहर निकलें तो मास्क लेकर लगा करके निकलें। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यूपी के अलीगढ़ की, जहां अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाका स्थित पुष्प विहार कॉलोनी निवासी एक महिला की कोरोना की वैक्सीन लगने से तबियत बिगड़ गई है। आपको बता दें, वैक्सीनेशन सेंटर पर ही तबियत बिगड़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एम्बुलेंस से महिला को मलखान सिंह जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। जहां डॉक्टरों की टीम ने थर्मल स्कैनिंग की तो महिला का टेम्परेचर 100 से अधिक निकला। आपको बता दें, इस दौरान डॉक्टर ने कहा है कि वैक्सीनेशन के बाद शरीर का टेम्परेचर बढ़ना जैसे कई असर देखने को मिलता है, जिनसे घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ डॉक्टर ने यह भी कहा है कि टीकाकरण खाली पेट नहीं करवाना चाहिए। तो वैक्सीन तो मेरे लगी है, तो बोली कि आप 10 मिनट बैठ जाओ। मेरे भी लगी थी, मेरी माता जी के भी लगी थी साथ में। तो 10 मिनट बैठ नहीं पाई, उसके बाद मुझे बहुत तेज चक्कर से आए। तो उन लोगों ने लेटाया है, मुझे गोली भी दी है उन्होंने मुझे, फिर इंजेक्शन लगाया है, फिर एकदम से धड़कन बहुत तेज होने लगी है। पुष्प विहार यूपीएससी पे लगा है टीका कोविडशील्ड का। इनको बता रहे थे कि बुखार है और घबराहट है, तो अभी चेक किया है, इनकी बीपी थोड़ी कम आ रही थी, बुखार 100 था, दवा दिया, अभी ठीक है। तो बुखार से ज़्यादा जा रहा है, उनको और कोई परेशानी नहीं, और कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, जैसे बता रहे हैं 2 लोगों को टीका लगाए, सास और लोग, एक ही हालत उनकी मतलब बिगड़ी है। हाँ, ये गीता शर्मा है जो हमारे पास पेशेंट बन के आए हैं। टीका लगाने का क्या कारण बन रहा है इस तरह की तबीयत बिगड़ती है, ऐसा कुछ जानकारी है? नहीं, जो अगर बुखार आया है तो ये कोई ऐसा नहीं है, टीके का इफेक्ट है जिसकी वजह से फीवर आती है, तो समझा जाता है कि फीवर वैक्सीन काम कर रहा है। कोरोना को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना से मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वहीं जालौन में एक कोरोना संक्रमित की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मिली जानकारी के मुताबिक ब्रजबिहारी तिवारी नाम के एक मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद परिजनों ने मरीज को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। जैसे ही परिजनों को इस बात की सूचना मिली, उन्होंने अस्पताल में पहुंचकर जमकर हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने उन्हें मौत की सूचना देर से दी है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गुस्साए परिजनों को शांत करवाया। प्रदेश में जहां एक तरफ पंचायत चुनाव को लेकर बिगुल बच चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ मैनपुरी प्रशासन ने भी अपनी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी विपिन यादव का नामांकन रद्द होने पर हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिला, जिसमें जिला पंचायत सदस्य का नामांकन रद्द होने की वजह बैंक में चालान की फीस कम जमा करने को लेकर बताया गया है। प्रत्याशी ने आत्महत्या करने की धमकी भी दी है और उन्होंने एसडीएम को आत्महत्या करने का कारण भी बताया। तो वहीं जौनपुर में पंचायत चुनावों में बागीरुख अपनाना कई बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को भारी पड़ गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के निर्देश पर बीजेपी के
52 बागी नेताओं का बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक जौनपुर के बीजेपी जिलाध्यक्ष पुष्पराज सिंह के चाचा आईबी सिंह और उनकी पत्नी शीला सिंह पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। ये फैसला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पार्टी से संबंधित जिला पंचायत उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने के बाद ये कार्रवाई की गई। इतना ही नहीं, जौनपुर लोकसभा के 28 और मछली शहर लोकसभा के 24 यानी कि कुल 52 भाजपाइयों को पार्टी विरोध गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तो वहीं मिर्जापुर की मडिहाल पुलिस ने एक शातिर अपराधी से करीब 1 करोड़ संपत्ति कुर्क कर दी है। आपको बता दें, ये संपत्ति शहर कोतवाली इलाके के तरकापुर निवासी पेशेवर अपराधी बाबू खां की बताई जा रही है, जिसकी लागत करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए आकी गई। आपको बताते चले कि पेशेवर अपराधी बाबू खां पर वर्ष 2006 में हत्या का पहला मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद उसने अपराध की दुनिया में कदम ही मानो रख दिया। गैंग बनाकर उसने कई वारदातों को अंजाम दिया। आमदनी का कोई स्रोत ना होने के बावजूद वो अपराध की दुनिया में धन बटोरकर अचल संपत्ति अर्जित करता रहा, जिसके बाद मटिहान तहसील के फुलियारी गांव में स्थित उसके फार्म हाउस को एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस की टीम ने कुर्क कर दिया है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर गैंग बना करके आपराधिक कार्यवाही करता है और जब उस पर आपराधिक इतिहास भी रहता है तो उसमें गैंगस्टर एक्ट में उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। तो गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) होती है, उसके अंतर्गत उसके द्वारा अपराध करने से जो अर्जित संपत्ति है उसकी पुलिस से एक रिपोर्ट आती है कि इसके द्वारा अपराध करके इतनी संपत्ति जब्त की गई बनाई गई है, तो उसके आधार पर। तो वहीं बाराबंकी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक एम्बुलेंस से मरीज की जगह शराब ढोई जा रही है। यह पूरा मामला जैनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छदवल मोड़ अहमपुर के पास चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने एक एम्बुलेंस को रुकने के लिए इशारा किया तो एम्बुलेंस चालक एम्बुलेंस लेकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने एम्बुलेंस का पीछा करते हुए उसे घेर लिया और खुद को गिरता देख एम्बुलेंस में सवार सभी लोग एम्बुलेंस छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने जब एम्बुलेंस चेक किया तो एम्बुलेंस के अंदर से 5 लाख की कीमत की 1804 अंग्रेजी ब्रांड की बोतलें बरामद की गई। वहीं छानबीन के दौरान पता चला कि एम्बुलेंस पर जो नंबर प्लेट लगी हुई है वो भी फर्जी है। एम्बुलेंस का लगा फर्जी नंबर उन्नाव का है, जबकि एम्बुलेंस का वास्तविक नंबर हरियाणा का है। एम्बुलेंस के जरिए ही शराब तस्कर हरियाणा से शराब की तस्करी करते थे। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना जयपुर के छंदवल मोड़ अहमदपुर के पास से एक एम्बुलेंस बरामद हुई। पुलिस उसमें सक्रिय रूप से लगी हुई थी, उसकी घेराबंदी कर रही थी। ये एम्बुलेंस वहां पे बरामद हुई जिसका नंबर UP 35805858 था। जब इसको रोककर देखा गया, इसकी जानकारी की गई तो पता चला कि इसमें इंग्लिश ब्रांड की बहुत सारी शराब भरी हुई है। उसके बाद उसको चेक किया गया तो पाया गया कि ये शराब हरियाणा से लाई जा रही है और कीमत लगभग 5 लाख रुपए की रॉयल स्टेग, इंपीरियल ब्लू आदि इंग्लिश ब्रांड की शराब इसमें भरी हुई है, जो अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। इसका नंबर प्लेट जब चेक किया गया तो ये पाया गया कि ये मूल रूप से इसका नंबर प्लेट HR 55G7064 के। तो वहीं मुजफ्फरनगर में सिपाही ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पूरा मामला जनपद मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी क्षेत्र के मोहल्ला देवपुरम के आदर्श कॉलोनी का है, जहां सिपाही की आत्महत्या करने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। बुलंदशहर का रहने वाला सिपाही थाना सिविल लाइन में तैनात था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। ये थाना सिविल लाइन में तैनात अखिल कपासिया नाम का कांस्टेबल, जो मूल रूप से बुलंदशहर का रहने वाला है, वर्तमान में नई मंडी थाना क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी में रहता है। इसके द्वारा सुबह जो है तमंचे से सर में गोली मार करके आत्महत्या कर ली गई है। शव को का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। अभी इस प्रकरण की जांच चल रही है कि इसके पीछे कारण क्या था। अभी तक कोई सुसाइड नोट नहीं।
तो वहीं बदायूं में एक इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। बदायूं में एक युवक ने 6 साल की दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या कर दी। पूरी घटना थाना सिविल लाइन क्षेत्र के कठोली गांव के जंगल का है। बता दें, बच्ची अपने माता पिता के पास खेत के लिए जा रही थी, तभी आरोपी युवक ने बच्ची को अकेला पाकर घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर जमकर उसकी पिटाई की और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। तो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये पूरी घटना यूपी के बदायूं से सामने आई है, जहां 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीणों ने पहले आरोपी की जमकर धुनाई की और बाद में पुलिस को सौंप दिया। ये थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक 5 वर्षीय बालिका के साथ सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर का केस आया है। इसमें जो अक्यूज्ड है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। रेलेवेंट सेक्शंस में FIR दर्ज की जा रही है। कठोर वैधानिक कार्यवाही इस प्रकरण में की जा रही है। बिजनौर में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक युवती से जबरन रेप करने का मामला सामने आया है। बता दें, ये वायरल वीडियो 1 महीने पहले का बताया गया है। इस वायरल वीडियो के बाद पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। दरअसल थाना नगहोट क्षेत्र में अभी 1 महीने पहले आरोपी ने युवती को जबरन जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था। इस वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पता चला है कि ये दोनों युवक दबंग टाइप के हैं। बताया जा रहा है कि जंगल में युवती को अकेला पाकर पहले तो उसके साथ जबरन बलात्कार करने की कोशिश की गई, उसके बाद फिर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया गया। इस घटना को लेकर एसपी डॉक्टर धर्मवीर ने कहा है कि एक ही समुदाय के एक युवक और युवती का शारीरिक संबंध बनाते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसको लेकर पीड़िता के घर वालों ने अभियुक्तों के खिलाफ थाने में रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। और जनपद बिजनौर का दुराचार के संबंध में एक वीडियो वायरल है। यह मामला एक समुदाय के 2 व्यस्त लड़के लड़कियों का वीडियो है जो 1 महीना पुराना है। यह वीडियो बनाया गया था। इसके संबंध में परिजनों द्वारा कल प्रार्थना पत्र दिया गया है। 376, 506 IPC 67 IT एक्ट का अभियोग पंजीकृत है। इसमें शामिल दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद विधिक कार्रवाई करके इन्हें जेल भेजा जा रहा है। इनको शीघ्र ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में ला करके सजा दिलाने की कार्रवाई कराई है। तो वहीं यूपी के इटावा में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें, इटावा के बकेवर इलाके में बिजरौली के पास नेशनल हाईवे पर बेकाबू ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक हादसे के शिकार हुए लोग वोट डालने के लिए दिल्ली से झांसी जा रहे थे, तभी रास्ते में दुर्घटना का शिकार हो गए। हादसे के बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया। घायलों में कुछ लोगों की हालत काफी गंभीर भी बताई गई है, जिन्हें इलाज के लिए सैफई PG रेफर कर दिया गया है। आजाद होटल के समीप जो है शुद्ध गैर कार बताई जा रही है। उसमें अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारी गई है पीछे से, जिसमें से जो है 7-8 लोग यहाँ घायल अवस्था में आए हैं, जिसमें से 3 लोगों को यहाँ परीक्षा के बाद घोषित कर दिया गया है। बाकी घायलों का यहाँ पे इलाज आजाद होटल। तो वहीं हाथरस थाना के गांव रोहेरी में टायर की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें, आग से फैक्ट्री में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अवैध रूप से अधिकारियों की मिलीभगत से ये फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। खबर अमरोहा के बिसावली की, जहां आग लगने की वजह से एक युवक की मौत हो गई। आग लगने की वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि युवक परचून की दुकान चलाता था। वो सुबह 4 बजे उठकर दुकान पर गया। उसी दौरान युवक के दुकान में आग लग गई, जिससे युवक की मौत हो गई। मामला ये है, सुबह यहाँ से उठ कर गए घाट से और खोखे पे पहुंचे हैं। पता नहीं बत्ती जलाई है इन्होंने, परचूनी की दुकान है इनकी।
धूप बत्ती जलाई है, क्या करा है, या गैस लीकेज है, इसके द्वारा आग लग गई है। हम तो यहाँ से गए घर से तो जले। अच्छा, खोखे में क्या क्या काम? जी, परचून का सामान, गैस सिलेंडर जो चाय वाय बनाते थे पहले, कभी अब तो घर से जाती थी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।